हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़े थे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसमें हमने लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। क्या पढ़े थे? बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। और उसके बाद हमने समझा था ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है। इसी कंटेक्स्ट में नेक्स्ट चलते हैं। एक पॉइंट और रह गया था बच्चों, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस में मतलब फायदे क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में। उसमें है मूवमेंट टूवर्ड्स ए पेपरलेस सोसाइटी। हमें कैसी सोसाइटी बनानी है? पेपरलेस। अगर हम ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन करेंगे, ठीक है, थ्रू कंप्यूटर करेंगे, तो हमें पेपर्स कम यूज करने पड़ेंगे। क्या कम यूज करना पड़ेगा? पेपर्स कम यूज होंगे। तो ये एक मूवमेंट है टूवर्ड द पेपरलेस सोसाइटी। अब बच्चों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। अब बच्चों कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन भी होंगी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की, ठीक है। तो समझते हैं क्या क्या है। कह रहा है लो पर्सनल टच। फर्स्ट पॉइंट में क्या है? लो पर्सनल टच। अब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में क्या होता है बच्चों, समझिएगा। अब ई बिजनेस में क्या होता है, हम कोई भी परचेज सेल जो भी करते हैं, अगर हमें परचेज करना है या हम सेल कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है इस परचेज सेल में, हम किसी को नहीं जानते। तो यही पहला पॉइंट बोल रहा है इसका लिमिटेशन की लो पर्सनल टच। हम किसी के टच में नहीं होते हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है इनकंग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर्स टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। इनकंग्रुएंस मतलब होता है बच्चों इनकॉम्पिटेंट, मतलब हम इनकॉम्पिटेंट हैं बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन चीज परचेज कर रहे हैं, कभी तो काफी जल्दी आ जाती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कभी कभी पैकेजिंग अच्छी नहीं होती है, प्रोडक्ट बेकार निकल जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो यही चीज हमने समझनी की लिमिटेशन है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में भी। और ये चैप्टर तो बहुत इजी है क्योंकि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि हम सब लोग नॉर्मल ई बिजनेस साइट्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं आजकल के टाइम में। तो यही पॉइंट बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन कैन फ्लो एट द क्लिक ऑफ ए माउस बट द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स टाइम। देखो वही बोल रहे हैं, अगर हमें कोई भी चीज परचेस करनी है या कुछ भी करना है तो हम एक क्लिक करते हैं, वो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है, लेकिन उसके डिलीवरी में टाइम लगता है। अगर मान लीजिए मुझे कोई चीज शाम को ही चाहिए तो मैं उसे ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकता हूं, उसके लिए मुझे अपनी ट्रेडिशनल मार्केट में ही जाना पड़ेगा। दिस इनकॉन्ग्रुएंस में प्ले ऑन द पेशेंस ऑफ द कस्टमर। इससे कस्टमर का कभी पेशेंस लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बोली गई हैं। एट टाइम ड्यू टू टेक्निकल रीजन वेबसाइट टेक अनयूजुअली लॉन्ग टाइम टू ओपन। कभी सर्वर डाउन हो जाता है या कभी कोई और प्रॉब्लम होती है तो इससे हमारी वेबसाइट भी ओपन नहीं होती। दिस में फर्दर फ्रस्ट्रेट द यूजर। इससे जो यूजर होता है मतलब जो कस्टमर होता है वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू ई बिजनेस। ये पॉइंट समझना बच्चों, क्या कह रहे हैं कि नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू ई बिजनेस, मतलब जो भी पर्सन ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को यूज करेगा उन सबको लिटरेट होना पड़ेगा। क्या होने की जरूरत है? लिटरेट। अगर जिसे फोन टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करना आता, टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं करना आता, तो वो ई बिजनेस से कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कोई भी चीज परचेज और सेल नहीं कर पाएगा। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको नहीं आता है ई बिजनेस यूज करना, ठीक है। तो ये मेजर लिमिटेशन है इसकी एक। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कह रहा है बच्चों इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनॉयमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज। हम बहुत बार चीजें ऑर्डर कर देते हैं लेकिन फिर कभी उनका जो भी एड्रेस होता है वो नहीं मिलता है डिलीवरी बॉय को, या बहुत सारी और प्रॉब्लम आ जाती है, जो नंबर है उसमें कॉल नहीं लगती। तो ये भी एक मेजर लिमिटेशन है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का बच्चों। एनॉयमिटी मतलब होता है अननोन, कि हम अननोन है, कौन पर्सन परचेज कर रहा है हमें पता नहीं रहता।
वो जो एड्रेस देता है हम पे वहां वो गुड्स पहुंचाने होते हैं। लेकिन अगर वो एड्रेस ही गलत दे दे, और नॉन ट्रेसेबिलिटी मतलब हम उसको ढूंढ ही ना पाए वो पार्टी है कहाँ, तो एक मेजर लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस ये भी है। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों पीपल्स रेसिस्टेंस। समझना क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स कॉजेज स्ट्रेस। अगर हमें नए नए टाइप की टेक्नोलॉजी और न्यू वे ऑफ डूइंग चीजें बार बार करनी पड़े तो इससे स्ट्रेस होता है बच्चों, प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, स्ट्रेस एंड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, और एक माइंड में इनसिक्योरिटी जैसी भी आने लग जाती है। एज ए रिजल्ट पीपल में रेसिस्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस प्लान्स ऑफ एंट्री इनटू ई बिजनेस। इसीलिए ज्यादा जो नॉर्मल बिजनेस है वो ई बिजनेस की इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एथिकल फॉलआउट्स। एथिकल फॉलआउट में बच्चों थोड़ा सा चीज लिखी है जो मैं आपको सही इजीली समझाता हूँ। एथिकल फॉलआउट मतलब क्या होता है, ठीक है, हमारा है पॉइंट एथिकल फॉलआउट। एथिकल फॉलआउट मतलब ये होता है बच्चों, ये मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। इसमें क्या, बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब एथिकल फॉलआउट मतलब ये होता है कि ई बिजनेस ने ये फैसिलिटी दे दी कि जो इस कंपनी के मेन पर्सन्स होंगे, मतलब मान लीजिए एक तरह से ओनर होंगे, वो क्या करते हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं उनकी कंपनी में, जितने भी एम्प्लॉई हैं, इन सबकी ईमेल को हैक कर लेते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, कंपनी में ईमेल यूज की जाती है, हैक कर लेते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, अगर वो ईमेल के थ्रू वो सब चेक कर लेते हैं कि उनके एम्प्लॉइज क्या काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्या क्या उनकी मेंटेलिटी, ये सब चेक कर लेते हैं। इसे बोलते हैं एथिकल फॉलआउट। मतलब हम अपनी चीजें भी अब सेफ नहीं रख सकते हैं। तो एक लिमिटेशन ये भी है कि हमारी चीजें लीक होने का डर है, ठीक है, क्योंकि कोई भी हमारी ईमेल हैक कर सकता है, कुछ कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से एक इलेक्ट्रिक आई रखी जाती है एम्प्लॉइज के ऊपर। देखो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक आई। नाउअडेज कंपनीज यूजेस एन इलेक्ट्रॉनिक आई टू कीप ट्रैक ऑफ द कंप्यूटर फाइल्स यू यूज। कह रहा है वो ट्रैक करती हैं कंप्यूटर फाइल्स में जिसे आप यूज करते हैं। योर ईमेल अकाउंट, देखो लिखा है आपके ईमेल अकाउंट को। इससे वो आपके बारे में सारी चीजें पता लगा लेंगे कि आप क्या प्लान कर रहे हो, और जो बिल्कुल गलत होता है। द वेबसाइट यू विजिट एक्सेट्रा इज इट इथिकल। जहां भी जिस भी वेबसाइट में आप जा रहे होगे, जो भी चीज कर रहे होगे अपने पर्सनल लाइफ में भी, वो सारी चीजें वो अपना हैक कर लेते हैं और आपको जज करते हैं उस बेस पे। तो बच्चों ये थे लिमिटेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस होते कैसे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये सब कर रखा है अपनी नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि अब मे बी मुझे अकॉर्डिंग अब सभी लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा ये साइटें कॉमनली यूज करते हैं, इसके यूज टू हो चुके हो। तो अब हमने बस यही पढ़ना है इस चैप्टर में, आगे के इस टॉपिक में, कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे की जाती हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए सबसे पहले बच्चों हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सबसे पहले अपने फोन में जो हमारा प्ले स्टोर ऐप होता है, वहां से या तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मंत्रा, जिस भी साइट से आप परचेज करना चाहते हैं, उस ऐप को डाउनलोड करते हैं। उस ऐप को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने का मतलब यही है कि एक तरीके से आप उसमें रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन मतलब अपनी ईमेल आईडी उसमें डालना, ठीक है, ईमेल आईडी डालना और नेसेसरी इंफॉर्मेशन देना। तो अगर आपको कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, अगर आप सोच रहे हैं आप ये हैं और आप सोच रहे हैं कुछ आप अमेजोन से परचेज करें, सबसे पहले आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लाइक ईमेल आईडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद प्लेसिंग एन ऑर्डर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लेसिंग एन ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अब आप सारी चीजें रिसर्च करेंगे कि आपको क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें रिसर्च करेंगे। फिर उसके बाद आपको जो भी चीज फाइनल में सेलेक्ट हो गई होगी उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे। थर्ड है बच्चों पेमेंट मैकेनिज्म। अब पेमेंट कैसे दे सकते हैं,
तो अगर मैं आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा चैप्टर, क्योंकि आपको आप कॉमन सी चीज़ पेमेंट मैकेनिज्म, अगर जब भी आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज या सेल करते हो तो पेमेंट कैसे होती है, कैश ऑन डिलीवरी। मतलब अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जब डिलीवरी बॉय उसको आपके घर पे लाएगा तो आप सामान लेंगे और कैश दे देंगे, इसे बोला जाता है कैश ऑन डिलीवरी। चेक, अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप चेक दे सकते हैं, ठीक है, आप क्या दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों नेट बैंकिंग ट्रांसफर। आप इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं इसको, नेट बैंकिंग भी बोलते हैं, जिसे हम मॉडर्न टाइप के जो बैंक्स हैं ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम अपने अकाउंट से डायरेक्टली जिस भी गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको बताऊं तो फ्लिपकार्ट जो या अमेजोन में अगर आप कोई भी चीज परचेज करते हैं तो आप जैसे फोन पे है, बहुत सारे ऐप्स चल गए हैं, पेटीएम है, इसके थ्रू भी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसी बैंक भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसका नाम होता है नेट बैंकिंग ट्रांसफर, जिसका नाम क्या होता है, नेट बैंकिंग ट्रांसफर। ऐसी है क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जो एटीएम के नाम से जानते हैं हम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जिसे हम किससे जानते हैं, डेबिट कार्ड से। बच्चों क्रेडिट और डेबिट कार्ड को पॉपुलरली रिफर्स एज प्लास्टिक मनी। तो क्वेश्चन 1 मार्क्स में बन सकता है कि कौन सी मनी प्लास्टिक मनी कही जाती है, तो आंसर होगा क्रेडिट और डेबिट कार्ड। दीज कार्ड्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीडियम फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। बोला ये कार्ड मोस्ट वाइडली, मैक्सिमम लोग इन्हीं को यूज करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। इनफैक्ट अबाउट 95% ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटेड विद द क्रेडिट कार्ड। जितने भी लोग परचेज सेल करते हैं, मान लीजिए अगर 100 लोग ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शंस करते हैं तो उसमें से 95% लोग, मतलब 95 लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसी में पेमेंट मैकेनिज्म में डिजिटल कैश। हम और कैसे पेमेंट कर सकते हैं, थ्रू डिजिटल कैश। डिजिटल कैश बोलूं तो अगर आप देखना बहुत सारे एप्स में बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट चलते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको, अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट जीतेंगे तो हम आपको पॉइंट्स देंगे, हम आपको क्या देंगे, पॉइंट्स देंगे। वो जो पॉइंट्स धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और वो कुछ मनी में चेंज हो जाते हैं, उसी को डिजिटल कैश बोला जाता है। डिजिटल कैश को एक क्रिप्टो करेंसी नाम से भी जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। जो किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। तो बच्चों एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या करना होता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे और पेमेंट मैकेनिज्म। अब पेमेंट कितनी तरीके से करना चाहोगे वो आप पे डिपेंड करता है। कैश ऑन डिलीवरी कर लीजिए, चेक के थ्रू कर लीजिए, या नेट बैंकिंग कर लीजिए, या क्रेडिट और डेबिट कार्ड कर लीजिए, या क्रिप्टो करेंसी जिसे हम डिजिटल कैश बोलते हैं, जिसे आप किस लैंग्वेज में, डिजिटल कैश। डिजिटल कैश के बारे में बोला जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शंस। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हैं तो उसके सिक्योरिटी एंड सेफ्टी भी होनी चाहिए। ई बिजनेस रिस्क, तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में रिस्क क्या है। बच्चों हमें नहीं लगता है कि अगर हमने अपनी नॉर्म की इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में रिस्क नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क होता है। हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें लीक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, लीक हो जाती है। तो बहुत ज्यादा रिस्क है, पढ़ते हैं। रिस्क रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मिसहैपनिंग that can result into financial, reputational or psychological losses to the parties involved in a transactions। कह रहा है रिस्क एक प्रोबेबिलिटी है या मिसहैपनिंग है, गलती से भी हो सकता है। that can result into, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि हमें फाइनेंशियल या हमारी रेपुटेशन और साइकोलॉजिकल मतलब होता है बच्चों दिमाग से रिलेटेड। अगर हमारी कोई पर्सनल चीज लीक हो जाती है तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन होगी, ये हो गया साइकोलॉजिकल। लॉसेस टू दी पार्टीज, किसी भी पार्टी को हो सकता है। इन्वॉल्व इन ए ट्रांजेक्शंस, इन्वॉल्व इन ए ट्रांजेक्शन, किसी भी एक ट्रांजेक्शन में। उसके बाद बिकॉज ऑफ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सच रिस्क इन द केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इस तरीके का रिस्क बहुत ज्यादा है। इस तरीके का रिस्क क्या है, कह रहा है बहुत ज्यादा है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इश्यूज बिकम द मोस्ट क्रूशियल कंसर्न इन ई बिजनेस। कह रहा है जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में। वन में ब्रॉडली डिस्कस दीज इश्यूज अंडर 3 हेडिंग्स।
इसको हम 3 हेडिंग्स के अंदर समझेंगे कि ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होता है। ट्रांजैक्शन रिस्क मतलब होता है बच्चों परचेज सेल करना। अगर आप कोई चीज आप यहाँ हैं और आप कोई ट्रांजैक्शन परचेज करते हैं तो इसमें एक परचेज करेंगे तो वहां से सेल होगा। इस ट्रांजैक्शन में क्या कोई रिस्क है? दूसरा बोल रहे हैं डाटा स्टोरेज। आप जो भी चीज परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन किसी और को तो लीक नहीं हो जा रही है, तो ये रिस्क होता है। एंड ट्रांसमिशन रिस्क, कोई भी चीज आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो उसमें रिस्क हो सकता है। एंड थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब होता है मेंटल। अगर कुछ ऐसा रिस्क जो आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए जो आप नहीं चाहते हो लीक होना, उसे कहा जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों ट्रांजैक्शन रिस्क होता क्या है। ठीक है, अभी हमने समझा ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आर वैल्यूरेबल टू दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शनल रिस्क। ट्रांजैक्शन मतलब बच्चों तो सबसे पहले होता है परचेज सेल करना। आप कह रहे हैं ट्रांजैक्शन रिस्क कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप से हो सकता है। डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग, जो हम ऑर्डर कर रहे हैं उसमें, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा जब भी हम ऑनलाइन चीजें कुछ मंगाते हैं तो वो जिस कलर की हम मंगाते हैं कभी कभी उस कलर की नहीं होती, तो इसी को बोल डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। दूसरा पॉइंट बोल रहा है डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, डिलीवरी हमें जहां चाहिए थी वहां नहीं हो पा रही। तीसरा है डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, हम ट्रांजैक्शन में क्या पेमेंट में भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों इसमें डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। जो हम डाटा स्टोर करते हैं उसका लीक होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। ट्रांसमिशन मतलब संचार। देखो क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन इज पावर इंडीड। जो इंफॉर्मेशन है वही पावर है, बट थिंक फॉर ए मोमेंट इफ द पावर गोज। और थोड़ी देर सोचो, कह रहा अगर वो पावर चली जाए, आपकी इंफॉर्मेशन किसी और को मिल जाए, तब क्या होगा? और वो भी किनके हाथों में? इनटू द रॉन्ग हैंड्स, गलत लोगों के हाथों में। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और लास्ट पॉइंट था रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बच्चों मेंटल प्रॉपर्टी। अब मेरी जो भी पर्सनल चीजें होंगी वो बहुत सारी कंपनीज को बहुत ज्यादा पता होंगी। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि हम जो चीज कर रहे हैं अपने फोन्स में या साइट्स में जाके किसी को पता नहीं होगा, तो आप बिल्कुल रॉन्ग हैं। ऐसा नहीं होता, सभी लोगों को सब चीज के बारे में पता रहता है। अगर आप जो भी साइट यूज कर रहे हैं वो आपको गेस कर लेते हैं कि आप क्या सर्च करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आप डिफरेंट साइट में सर्च करते हो, या जो मूवीज या जो भी आप चीज देखते हो, सॉन्ग सुनते हो, उनसे रिलेटेड वो आपकी चॉइस ढूंढ लेते हैं। तो ये इसी को कहा जाता है रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। हमारी प्राइवेसी को भी हर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए टॉपिक यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।